हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमने अभी तक आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के अंदर संयोजकता और परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ लिया था। तीसरा गुण हम पढ़ेंगे आयनन विभव, या इसको कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। इसकी परिभाषा को समझते हैं, एक उदाहरण से समझाते हैं इसको। ये है सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना हो गया 1। कंप्लीट। अब इस बाह्यतम कोष को के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मान लीजिए, तो इसको निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्लीट। इस ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहा जाएगा? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। कंप्लीट है कि किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है या जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है। अब ये गुणों में किस प्रकार से आवर्तिता प्रदर्शित करती है, तो एक आवर्त में देखते हैं। आवर्त में तो दूसरे आवर्त की बात करें, लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। कंप्लीट। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, जबकि कोष की संख्या समान है, क्योंकि आवर्त कितना कौन सा है? आवर्त भी क्या है? समान है। दूसरा आवर्त है, मतलब कि कोष की संख्या भी कितनी है? 2 ही है। तो यहाँ देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। इसके इस प्रकार से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नाभिक में क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉन। नाभिक में क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ रहा है। अब इस प्रोटॉन के द्वारा, इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की वृद्धि हुई है उसके कारण इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि इस नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? आकर्षण रहता है, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और जिसे नाम दिया था प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या नाम दिया था? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ गया। आसानी से नहीं निकाला जा सकता तो ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है ये समानुपाती होता है आयनन एंथैल्पी के। किसके समानुपाती होता है? आयनन एंथैल्पी के। कंप्लीट है कि जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। कंप्लीट। अब वर्ग में किस प्रकार से चेंज होती है, तो वर्ग में मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम। देखो वर्ग नंबर पहला है, ये वर्ग नंबर कौन सा है? पहला है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कोष की संख्या बढ़ती है। हमने परमाणु त्रिज्या के अंदर भी देखा था। हाइड्रोजन के लिए ये नाभिक और ये पहला कोष, इसी प्रकार लिथियम के लिए ये नाभिक, पहला कोष और ये दूसरा कोष, इसी प्रकार सोडियम के लिए पहला कोष, दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। लगातार कोष की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे इस नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है। मतलब कि दूरी बढ़ने से इस नाभिक का आकर्षण इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो गया। दूरी कम बढ़ी तो आकर्षण क्या हो गया? कम। और आकर्षण कम हो गया तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो गया? कम। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर कम ऊर्जा देकर ही बाहर निकाला जा सकता है। अतः एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? कम। क्यों हो जाता है? क्योंकि कोष की संख्या में वृद्धि होती है, और जिसके कारण नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है और ये नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए इसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये हो गई आयनन एंथैल्पी की
बात। चौथा गुण देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अभी हमने आयनन एंथैल्पी में कहा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की बजाय हम क्या करेंगे, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे। तो प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा की मात्रा ही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे यहाँ पर है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2, 8 और यहाँ पर 7। अब इसके बाह्यतम कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं। मान लीजिए इसके बाह्यतम कोश में हमने क्या किया, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया, जिससे ये क्या बन गया Cl-। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। इसका परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2, 8 और 8। तो जब किसी परमाणु के उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब ये आवर्त में किस प्रकार चेंज होती है, तो एक ही आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, कहाँ चलते हैं, एक ही आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो अभी हमने देखा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता था। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करा रहे उसको भी वो आकर्षित करेगा, जिससे अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है। अब वर्ग में के अंदर बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है। अब उस बाह्यतम कोश में हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएं तो कम ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, घटता है। कंप्लीट है। अगला गुण पढ़ते हैं हम, विद्युत ऋणता। पहले विद्युत ऋणता को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो विद्युत ऋणता होती क्या है, देखो कोई भी अणु हो, अणु कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, बंध बनाते हैं, तब जाकर अणु का निर्माण होता है। तो अणु है, मान लीजिए ये कोई X और ये A। अब इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, सहसंयोजक बंध बना हुआ है। सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये भी हम 9th क्लास में पढ़कर आए कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का परस्पर क्या करें, साझा करें, तो वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। अब एक इलेक्ट्रॉन इस साझे में X का है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, कंप्लीट। लेकिन इस साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई एक परमाणु अपनी ओर क्या कर दे, आकर्षित करे। इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को मान लो ये X अपनी ओर खींच रहा है, तो यह प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणता कहलाती है। कंप्लीट है। किसी भी अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। कंप्लीट मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, ये क्या है, विद्युत ऋणता है। अब देखते हैं हम ये गुणों में किस प्रकार से आवर्तिता रखता है। तो आवर्त की बात करें तो एक ही आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, देखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, कोश की संख्या तो सेम है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी तो बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नाभिक आकर्षित करेगा। नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा ही करेगा, लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं ना, तो विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। कंप्लीट। और एक और चीज बता दूं, वर्ग इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर
बाएं तरफ के जो तत्व है यहाँ पर ये वर्ग 17 में यहाँ होता है क्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन है? ये फ्लोरीन है। ठीक है, और इस वर्ग 17 को ही यूँ बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता अगर किसी वर्ग की है तो वो कौन से वर्ग की है? 17वें वर्ग की। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या बढ़ती है? कोष की संख्या बढ़ती है। कोष की संख्या बढ़ रही है मतलब कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हुआ, जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, वैसे ही उस नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को तो कम आकर्षित किया जाएगा ही, लेकिन वो साझे के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? कम आकर्षित करेगा। इसलिए विद्युत ऋणता के मान में क्या हो जाती है? यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कमी आती है। कंप्लीट है। अब हम आते हैं धात्विक व अधात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होता है? अधात्विक गुण क्या होता है? पहले हम पढ़ते हैं धात्विक। क्या पढ़ते हैं? धात्विक गुण। देखो, धात्विक गुण क्या होता है? कोई भी तत्व है, उस तत्व के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? धात्विक प्रकृति कहलाती है या धात्विक प्रवृत्ति कहलाती है। कंप्लीट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है वो कहलाता है धात्विक, और जो नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो कहलाता है अधात्विक। अधात्विक की बात बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। अब हम आवर्त में देखते हैं इसके प्रवृत्ति को। तो आवर्त में यहाँ होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 और 1। इसका 4 है तो इसका 5 है तो, और इसका 6 है तो 2 और 4। तो देखो यहाँ पर ये लिथियम क्या करे? इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है। कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं इसमें? बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान करना चाहता है, और उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करें तब ये नियोन जैसा बन सकता है। तो ये तो या तो इस 7 करके यहाँ पर क्या करें? 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, या फिर ये क्या करें? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त कर ले। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 2 को आसानी से त्याग देगा, ना कि 6 को ग्रहण करेगा। इसी प्रकार ये 5 को ग्रहण करे या 3 को त्यागे, इसके लिए कौन सी बात आसान रहेगी? 3 को त्यागना। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? धात्विक प्रकृति के। कैसे हो गए? धात्विक प्रकृति के। अब जैसे हम कार्बन पर आते हैं तो ये त्यागने की भी रखता है और ग्रहण करने की भी रखता है, इसलिए ये धात्विक प्रकृति का नहीं होता। कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लगातार क्या होता है? इजाफा होता है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो लगातार वृद्धि होने के कारण फिर इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के बजाय वो क्या करने की प्रवृत्ति रखने लग जाते हैं? ग्रहण करने की। कंप्लीट है। अब एक ही वर्ग में किस प्रकार से चेंज होता है? तो वर्ग की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो एक कोष, पहला कोष हो गया, इसके लिए 2 कोष, इसके लिए 3 कोष। यहाँ पर देखो तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान है, लेकिन कोष की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मतलब कि नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ रही है, जिससे नाभिक का आकर्षण इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा सकता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। कहाँ होती है? एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर। आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातुओं को रखा गया है। बाईं तरफ कहाँ रखा गया है? इनको धातुएं रखी हुई है इस साइड, और ये धातुएं क्या करती है? ऑक्सीजन से क्रिया करके
O2 से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेती है, ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, ऑक्साइड। जैसे कि ये लिथियम, इस लिथियम की क्रिया हुई O2 से और यहाँ बन गया Li2 और लिथियम ऑक्साइड। इसी प्रकार यहाँ पर मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12, ये O2 से क्रिया करता है और यहाँ बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सभी जो धातुओं के जो ऑक्साइड है ये होते हैं कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के। और इन धातुओं को कहाँ रखा है, आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा हुआ है। अब आते हैं हम आधात्विक गुण पर। आधात्विक गुण क्या होते हैं, किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, आधात्विक प्रकृति कहलाती है। अब कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, तो क्या कहलाता है, अधातु कहलाती है और आधात्विक प्रकृति का होता है। अब वर्ग में अगर आवर्त में हम बात करें, पहले आवर्त में देख लेते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। हमने देखा था यहाँ तक तो कैसी है, ये धात्विक प्रकृति की है। कैसी है, धात्विक गुण रखती है। जबकि यहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बजाय क्या हो रहा था, ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो रही थी। मतलब कि इधर क्या है, फिर अधात्विक गुण है। क्या है, अधात्विक गुण। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले धात्विक थे, फिर धीरे धीरे कैसे होते गए, अधात्विक गुणों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, वर्ग में कहाँ से, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो यहाँ देखो कोष की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकेगा, और आसानी से निकाला जा सकेगा तो धात्विक गुण बढ़ रहे हैं। मतलब कि धात्विक गुण बढ़ रहे हैं तो अधात्विक गुणों में क्या हो रही है, फिर कमी हो रही है। तो ये होगी धात्विक गुण। आवर्त में अधात्विक गुणों में बाएं से दाएं चलते हैं तो वृद्धि होती है, जबकि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है। अधात्विक गुण जो होते हैं ये जो धातुएं जो होती हैं, ये धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। किससे क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से। मान लीजिए कार्बन की क्रिया हुई ऑक्सीजन से और यहाँ बन गया CO2। क्या बन गया, CO2। तो जितने भी अधात्विक ऑक्साइड हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, सभी के सभी अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। जबकि अभी हमने देखा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये रही धात्विक व अधात्विक गुण। तो हमने आधुनिक आवर्त सारणी की जो प्रवृत्ति थी उसके सारे गुण पढ़ लिए, और यहीं पर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। इससे आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उनको आप बुक के अंदर हैं उनको करके देखो, और नहीं आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।